हेलो एवरीवन, एजुकेशन कम्युनिटी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। यूपीएससी सीएसई 2023 का जो एग्ज़ाम है उसको हम ध्यान में रखकर विजन आईएएस की मैगज़ीन को कवर करेंगे। देखिए, अभी हमारे पास बहुत सारे और भी रिसोर्सेज हैं जिससे हम केवल प्रीलिम्स के लिए इन्फॉर्मेशन कवर कर सकते हैं, तो फिर हम मैगज़ीन को क्यों कर रहे हैं। और हमारे पास जो विजन की मैगज़ीन होती है वो करीब 150 पन्ने की होती है। यदि हम 12 महीने कवर करने जाएंगे तो 1800 पेजेस हो जाएंगे। तो इतना पॉसिबल भी नहीं है कि हम मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकें। तो अभी हमने क्या तरीका अपनाया है कि जो हमारे मेंस के आर्टिकल हैं, जो मेंस की न्यूज़ है, उसको मैं केवल उसमें मैंने रेड कवर से अंडरलाइन कर दिया है। मैं उसके बारे में केवल आप लोगों को ओवरव्यू दे दूंगा और हम ज़्यादातर जो डिस्कशन करेंगे वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो प्रीलिम्स वाली जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर दिया। तो इस तरीके से हम कवर करेंगे तो हमारे पास हार्डली 30-40 पेजेस, अगर हम प्रॉपर कोई काउंट करेंगे मैगजीन का जो इन्फॉर्मेशन हम कवर कर रहे हैं, तो वो 50-60 पेजेस से ज़्यादा नहीं होगी और कम हो जाएगी। तो इसलिए हम ये मैगजीन कर रहे हैं। दूसरा एक फ़ायदा ये है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, कि भाई प्रीलिम्स निकालने के बाद आपको मेंस के करंट अफेयर्स कवर करने होंगे। और अगर एक ही जगह इन्फॉर्मेशन रहेगी, हाँ भाई हमने देखा है कि हाँ मेंस का ये वाला आर्टिकल हमको कवर करना था, ये चीज़ कवर करनी थी, तो आप बराबर से इस मैगजीन से कवर कर लेंगे। और चूंकि हम यहाँ पर ओवरव्यू भी ले रहे होंगे, आप में से बहुत सारे लोग ऐसी तैयारी करने वाले होंगे जिनने साल भर कहीं ना कहीं से करंट अफेयर्स पढ़े होंगे। तो हो सकता है कि जैसे हम मान लो आईआर के करंट अफेयर्स कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपने पहले ही पढ़ा था तो आपको ज़्यादा टाइम लगा नहीं। इस तरीके से मतलब हमारा जो टाइम है प्रीलिम्स के पहले का, आप वो ज़्यादा कर लेंगे। थोड़ा बहुत आप मेंस का भी देख सकते हैं कि हाँ भाई ये आर्टिकल था और ये वाली न्यूज़ थी। बाकी जो भी हमारा जो मैगजीन में कवर होता है या जो भी हम न्यूज़ में पढ़ते हैं, तो इसमें जैसे दो टाइप से हम क्लासीफाई कर रहे हैं प्री और मेंस के लिए। तो जो इन्फॉर्मेशन प्रीलिम्स के लिए हम कवर करते हैं वो आप अपनी आंसर राइटिंग स्किल्स के थ्रू मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो प्री मेंस दोनों की हो गई, और जो हमारी अंडरलाइन वाली इन्फॉर्मेशन है वो मेंस के लिए रहेगी। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले, ये मैगजीन जो है विजन आईएएस की है, और कंटेंट राइटिंग अपने आप में एक डिफ़िकल्ट टास्क है। इसी की वजह से हिंदी में या अन्य जो हमारी भारतीय भाषाओं हैं उसमें अच्छे कंटेंट की हमको समस्या का सामना करना पड़ता है, या अच्छे ट्रांसलेटर नहीं है, या जो है उनको क्रेडिट नहीं मिलता है। तो इसकी वजह से क्वालिटी कंटेंट में को लेके स्ट्रगल रहता है। तो हिंदी में हमारे पास अभी भी एक दो माध्यम भी ऐसे होते हैं कि हम वहाँ से कवर करें, तो इसलिए इसका क्रेडिट हम विजन आईएएस को देते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो आज का हमने टॉपिक सिलेक्ट किया हुआ है वो इंटरनेशनल रिलेशंस है। इसमें जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं करंट अफेयर्स में, उसकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। लेकिन उसके पहले, चूंकि ये पहला वाला वीडियो है इंटरनेशनल रिलेशन का, तो मैं आप लोगों को क्वेश्चंस के टाइप्स, कैसे कैसे क्वेश्चंस यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं उसको ध्यान में रखकर बता देता हूँ। देखिए, एक कैटेगरी होती है ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन की, यानी कि संगठन आधारित प्रश्न, जैसे कि G20 के कौन कौन से सदस्य हैं, या एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, या इस संगठन में भारत सदस्य है या नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चंस ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो पर्टिकुलर यूपीएससी में लगातार पूछे जाते हैं। दूसरी एक कैटेगरी होती है मैप आधारित प्रश्नों के पूछने की, जैसे कि हाल ही में यूक्रेन जो है वो न्यूज़ का या चर्चा का मुद्दा रहा है। तो यूक्रेन से संबंधित कौन कौन से देश हैं जिन यूक्रेन की सीमा जहाँ पर लगती है, तो ऐसे मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या कौन से ऐसे देश हैं जिनकी सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है, ऐसे ज़्यादातर क्वेश्चन जो है पश्चिमी एशिया से पूछे जाते हैं। तो वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैप पर आधारित होते हैं। तीसरी एक और कैटेगरी होती है प्लेसेस इन न्यूज़ और टर्म्स इन न्यूज़ को लेके, जैसे कि कोई कंट्री है और यूक्रेन है मान लो, अब वहाँ पर कोई देश है जो बार बार न्यूज़ में आ रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर जैसे कि लुहांस्क करके एक प्रोविंसेस है, वो बार बार न्यूज़ में आ रहा था, तो वो कंट्री और एक साइड वो प्रोविंसेस का नाम या सिटी का नाम दे देंगे, या एंटोलिया के सामने टर्की का नाम दे दिया। इसी तरीके से जो जैसे कि डेलाराम है, ये उसके सामने अफगानिस्तान का नाम दे दिया। तो आपको वो आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि भाई कौन से, मतलब मैच करना होता है कि कौन से विकल्प सही हैं और कौन से विकल्प गलत है। इसके लिए यूपीएससी ने पिछले साल से क्या किया है कि उसमें केवल दो विकल्प सही हैं, केवल एक सही है, केवल तीन सही है, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अब आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि भाई ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ से कवर, या ये वाली जो सिटी है वो इस कंट्री से एसोसिएटेड है, इस टाइप की चीज़ें, इसलिए हमको कवर करना है। एक और कैटेगरी होती है कि वो आपसे कई बार पूछ लें कि हाल ही में अकाल या भुखमरी से संबंधित या कोई आपदा से संबंधित कुछ राष्ट्र जो है चर्चा में रहे हैं, तो ऐसे कौन से राष्ट्र हैं। तो नीचे 3-4 राष्ट्रों की फिर सूची देंगे, वो आपसे प्रश्न पूछेंगे। तो ये प्लेसेस और टर्म्स इन न्यूज़ वाले हो जाते हैं। एक और कैटेगरी जो पिछले काफ़ी सालों से लोकप्रिय रही है इंडेक्स की, कि वो आपसे पर्टिकुलर इंडेक्स पूछेंगे कि जेंडर
इनक्वालिटी इंडेक्स है, जेंडर गैप इंडेक्स है, ये किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है। हालांकि पिछले साल इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा गया, और एक नया ट्रेंड हमको ये देखने मिलता है कि कोई जो संगठन है उसकी गवर्नेंस या प्रशासन से संबंधित जो प्रश्न है, जैसे कि पिछले साल उन्होंने एक प्रश्न पूछा जिसको हम इकोनॉमी कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं, जो कि आईएमएफ से संबंधित था, कि रैपिड फाइनेंसिंग फैसिलिटी और रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, ये किससे संबंधित है। तो इस टाइप की चीज़ें भी अब हमको न्यूज़ में कवर करनी है, अपने तैयार करनी है एग्जाम के पहले। फिर कॉन्वेंशन और एग्रीमेंट होते हैं, कई बार बायलैटरल एग्रीमेंट होते हैं, और ज़्यादातर जो मल्टीलैटरल एग्रीमेंट होते हैं बहुत सारे देशों के बीच में। बायलैटरल यानी कि 2 देशों के बीच में, और ट्राइलैटरल यानी कि 3 देशों के बीच में, और मल्टीलैटरल में 2 या 2 से अधिक वाले में आ जाएंगे। तो जितने भी हैं वो सब मल्टीलैटरल में आ जाएंगे। तो इस टाइप के जो एग्रीमेंट होते हैं या कन्वेंशन होती हैं, हर साल होते हैं, उससे संबंधित प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। एक और जो मिसेलेनियस में हम कर सकते हैं, या ये बोल सकते हैं कि फिर और भी जो आईआर के करंट अफेयर्स हो गए, जैसे कि पूछ लिया आपसे कि भाई पर्टिकुलर ये लोकेशन है, किसी सिटी के 4 स्थानों के नाम दिए, 2-3 स्थानों के नाम, ये किस चीज़ के लिए फेमस रहा। यहाँ डायनासोर के अवशेष पाए गए हैं, यहाँ पर पानी के रिसोर्सेज पाए गए हैं, यहाँ पर हीलियम के रिसोर्सेज पाए गए हैं, या यहाँ पर परमाणु से संबंधित कुछ गतिविधि है। तो ऐसे प्रश्न जो है पूछ लिए जाते हैं, तो वहाँ पर वो रैंडमली होते हैं। बाकी ये 5-6 कैटेगरी होती हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जो आपको डेली के लिए टाइम मेजर करना है कि मेरे को इस सब्जेक्ट को खुद से पढ़ने में या इस तरीके से कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, तो वो अब आप जो है यहाँ से काउंट कीजिएगा। जो मई 2022 की विजन की मैगजीन है, वहाँ पर ये जो सामने आपके ऊपर लिस्ट दी गई है, जैसे कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इसमें भारत ने सहमति जताई है कि वो भारत इसमें शामिल होगा। ये अमेरिका की लीडरशिप में एक पहल है, तो इससे संबंधित एक आर्टिकल आया था। एससीओ करके जो संगठन है, शंघाई कॉपरेशन संगठन, इसके अंदर एक मैकेनिज्म है रैट्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट सिस्टम, तो उससे संबंधित भारत ने उसकी अध्यक्षता कर रहा है, तो उससे संबंधित आर्टिकल न्यूज़ में है। फिर भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उससे संबंधित क्या नीतियां वगैरह, थोड़ा सा वो प्रीलिम्स को हमको देखना पड़ेगा। हालांकि ये जो आर्टिकल है वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें दिए गए हैं, तो हम प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और मेंस का ओवरव्यू लेंगे। फिर कुछ और ब्रीफ में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में, यानी कि इंडिया और यूएई के बीच में एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता, इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो इसमें हमको देखेंगे कि इसमें क्या बातें की गई हैं, इसके मेजर क्या प्रोविजंस हैं। इसके बाद जो है भारत और जर्मनी ने ग्रीन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए 10.5 अरब डॉलर का एक समझौता किया है। तो इससे जुड़े जुड़े कौन कौन सी बुनियादी बातें हैं या कौन कौन सी पहले जो हैं स्टार्ट की जाएंगी, इससे संबंधित हमको देखना है। भारत और जो नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं उनके बीच में दूसरा इंडिया नॉर्डिक सम्मेलन हुआ है, तो उससे संबंधित न्यूज़ भी हमको देखनी है। और भारत और डेनमार्क के बीच में जो है रणनीतिक साझेदारी के लिए कुछ बातें की गई हैं, जो ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंतर्गत आ जाती हैं। तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। और एक नई चीज़ करंट अफेयर्स में करने के लिए हमारे पास बढ़ गई है कि ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन समीक्षा मंच, मतलब इसके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, एक डिस्कशन फोरम टाइप का है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंतर्गत, तो हमको उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखनी है। और भारत में जो इंटरनेट के भविष्य पर वैश्विक घोषणा पत्र, या जो ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर ऑन इंटरनेट, ये एक डिक्लेरेशन हुई है, भारत ने इसमें शामिल नहीं हुआ है, और भारत के साथ चाइना और रूस भी इसमें शामिल नहीं हुए हैं। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ है और भारत इसमें क्यों शामिल नहीं हुआ है, और इससे संबंधित और कौन सी चीज़ है जिसमें भारत शामिल नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो पहला वाला जो आर्टिकल है, ये वाला जो हमारे पास आर्टिकल आया है, इसमें क्या है, भारत ने जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी IPEF, ये अमेरिका की लीडरशिप में एक पहल है, इसमें भारत ने अपनी सहमति दे दी है कि भारत इसमें शामिल होगा। तो इससे संबंधित आर्टिकल आया है। अब देखिए, जो मेंस के लिए जो इन्फॉर्मेशन है, भारत जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, यानी कि हिंद महासागर और इससे प्रशांत महासागर का अमेरिका के तट तक लगता हुआ पूरा क्षेत्र है, तो यहाँ पर चाइना का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है। तो उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका और भी जो यहाँ पर एक ही विचारधारा, एक ही सोच वाले लोकतांत्रिक देश हैं, वो पहले करते रहते हैं, कुछ ना कुछ संगठन वगैरह बनाते हैं। तो वो देखना होता है क्यों ये क्यों न्यूज़ में आ गया है, यहाँ पर भारत के हित क्या हैं, अमेरिका की इसमें मतलब कोई भी जो नई चीज़ आई है उसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या हैं, वो मैं इसके लिए काम हो जाएंगे। भारत के हित क्या है, अमेरिका के हित क्या हैं, और यहाँ की
इंटरनेशनल जो भू राजनीति है यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये मेंस के लिए काम की बात हो जाएगी। प्रीलिम्स के लिए हमको देखने वाली बात यहाँ पर ये है, इसके पहले क्या है, जब अमेरिका में बाइडेन के पहले डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे तो उनने एक टीपीपी, और डोनाल्ड ट्रंप के पहले भी जो ओबामा जब राष्ट्रपति थे तो ट्रांस पैसिफिक पार्टनर करके ओबामा ने एक पहल स्टार्ट करी थी कि यहाँ पर जितने भी संगठन हैं, क्योंकि इसके पहले की एक और जो इसके पीछे की जो पूरा बैकग्राउंड है वो है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसमें चाइना ने पूरे विश्व भर को इंटीग्रेट करने का जिम्मा उठा रखा है, या चाइना इस तरीके से वहाँ पर पैसे देता है कि उस देश में हम पर्टिकुलर परियोजनाएं विकसित करेंगे। और वो भारत की जो चाइना की एंशियंट टाइम पे कनेक्टिविटी थी, जैसे भारत जो है तो भारत से एंशियंट जो सिल्क रूट जाता था वहाँ से आज के टाइम पे जो पाक अधिकृत कश्मीर है वहाँ से होकर वो धारा जाती है पाकिस्तान के गवादर पोर्ट तक। तो वहाँ पर ये इस तरीके से वो पूरा अपनी वन रोड एंड वर्ल्ड बेल्ट परियोजना जो है चाइना उसको चला रहा था। उसके जो प्रतिरोध में है जो लोकतांत्रिक देश हैं जैसे कि अमेरिका है, फ्रांस है, इंडिया है, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, इन सब की, जापान है, इन सब की पहलों पे अलग 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 टाइप से अलग अलग पहलें स्टार्ट होती रहती। तो जब ओबामा राष्ट्रपति थे अमेरिका में तो ओबामा ने एक पहल स्टार्ट करी थी ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। हालांकि वो क्या हुआ कि ओबामा फिर चले गए और डोनाल्ड ट्रंप आ गए तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर नौकरियों का नुकसान होगा, तो टीपीपी जो है ठंडे बस्ते में चला गया। और फिर जो एक नई चीज़ निकल के आई, ट्रंप ने बोला तो ट्रंप बाहर हो गए उससे, और ट्रंप के बाद जो है बाइडेन आ गए तो बाइडेन ने बोला कि यहाँ पर एक जो संगठन बनाने की उन्होंने बात करी उसको उन्होंने नाम दिया इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। तो इसमें 14 देश शामिल हैं, हमको ये देखना पड़ेगा कौन कौन से देश हैं। इसी बीच में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है, तो अमेरिका तो उससे बाहर हो गया था, लेकिन उसमें अमेरिका को छोड़ के अन्य जो प्रशांत एशिया प्रशांत क्षेत्र के जो 11 देश हैं उन लोगों ने समझौता किया हुआ था। तो ये CPTPP करके नाम से जाना जाता है। तो इसके कौन कौन से सदस्य हैं, फिर IPEF है, ये जो संगठन अभी जो अमेरिका ने प्रस्तावित किया है, इसके कौन कौन से संगठन हैं। एक और जो संगठन है इसी एरिया में, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इसमें 16 सदस्य होने थे, भारत ने इसमें फिर मनाही कर दी कि भारत इसमें शामिल नहीं होगा। तो इसमें 15 सदस्य हैं। इसमें कौन कौन से सदस्य हैं, और इसमें जो स्टार मार्क दिए गए हैं वो एशियान के मेंबर हैं। एशियान का मतलब है कि भारत के जो पूरब के, दक्षिण पूर्व एशिया और यहाँ प्रशांत में क्षेत्र लगने वाले ऐसे देश हैं जो बहुत ज़्यादा विकसित भी नहीं हैं, बहुत ज़्यादा पिछड़े भी नहीं हैं, वो सभी लोग मिलकर 1967 में जो है एशियान करके एक संगठन बनाया था। तो इसके जो है 10 देश आ जाते हैं। तो जैसे भारत के बाजू से अगर आप देखना चालू करेंगे तो म्यांमार है, म्यांमार के नीचे आपको थाईलैंड मिल जाएगा, उसी के ऊपर साइड आप देखेंगे तो लाओस मिल जाएगा, वियतनाम है, और एक कंबोडिया आ जाएगा, और नीचे ब्रुनोई। तो 6 ऐसे शामिल हो गए। फिर इंडोनेशिया, मलेशिया है तो 8 हो गए, सिंगापुर है 9 हो गया, और फिलीपींस है 10 है। तो ये 10 संगठन, 10 जो हैं एशियान के मेंबर है। तो ये आप ऐसे याद रखिए, ये 10 एशियान के मेंबर हैं, भारत जो है एशियन का मेंबर नहीं है। और ये इस एरिया में एक संगठन है जो प्रमुख यहाँ पर संगठन है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद जो है एक और जो RCEP है, तो उसमें कौन कौन से शामिल हैं, उसमें एशियान के 10 देश शामिल हैं RCEP में। ऊपर जो है भारत चाइना था तो भारत शामिल नहीं है, चाइना शामिल है। ऊपर जापान और दक्षिण कोरिया वो दो शामिल हैं। तो एशियान के 10 और ऊपर के 2 हो गए 12, और नीचे जो और 2 देश हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, तो 14 और एक चाइना, तो 15 ये RCEP में आ जाएंगे। और यहाँ पर जो CPTPP बना हुआ था इसमें 11 सदस्य हैं। तो इसमें 11 कौन कौन से हैं, जो उत्तरी अमेरिका के जो देश हैं और दक्षिणी अमेरिका के, उसमें कनाडा है, मैक्सिको है, पेरू है, चिली है, क्योंकि अमेरिका ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। बाकी के इन 11 देशों ने एक मुक्त व्यापार समझौते के लिए पहल को आगे बढ़ाया था। और इसमें फिर जापान मिल जाएगा, ऑस्ट्रेलिया मिल जाएगा, न्यूजीलैंड मिल जाएगा, और सिंगापुर, ब्रुनोई, मलेशिया और वियतनाम है। और IPEF की बात करें जो 14 देश हैं जिसमें शामिल, तो उसमें जो एशियान है उसके पूरे मेंबर शामिल नहीं हैं। एशियान के यहाँ पर 7 मेंबर हैं, सिंगापुर है, ब्रुनोई है, मलेशिया है, वियतनाम है, जो बीच वाला आपको कॉलम दिख जाता है यहाँ पर, सिंगापुर, ब्रुनोई, मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, थाईलैंड, इंडोनेशिया। इसके अलावा जो है अमेरिका के और भी जो डेमोक्रेटिक पार्टनर हैं जैसे कि जापान और साउथ कोरिया, और नीचे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, तो 4 ये हो गए, तो 7 4 11, और फिर भारत शामिल हो गया तो 12, और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा इन लोगों ने यहाँ पर शामिल किया है, एक अमेरिका हो गया और एक फिजी हो गया। तो ऐसे करके 14 देश हो जाते हैं। अब देखिए इन सब संगठनों का उद्देश्य ये है कि चाइना की जो विकासात्मक गतिविधियाँ हैं, अब चाइना दुनिया भर में तेज़ी से बढ़ रहा है, तो उसके प्रभुत्व को कम करने के लिए कैसे हम आपस में साझेदारी बने, कैसे व्यापार वगैरह आगे बढ़े, उसके लिए संगठन बनते हैं। इसके अलावा इस जो क्षेत्र में, हिंद प्रशांत क्षेत्र में और कुछ संगठन हैं, जैसे कि ईस्ट एशिया समिट होता है,
और एक एपेक करके एक संगठन है। तो ये भी हैं, इनको जब आने वाले टाइम पे जब न्यूज़ होगी तो हम उस पर डिस्कस करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ और काम की बात अगर हम देखें तो देखिए, ये जो समझौता है ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यानी कि मुक्त व्यापार समझौता नहीं है। यहाँ पर इन लोगों ने एक प्रकार से व्यापारिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार का संगठन एक प्रकार से बनाया हुआ है। कुछ और इन्फॉर्मेशन देखें तो यहाँ पर ये है कि कोई अगर इसमें शामिल होने के लिए, तो बना देश जो है भविष्य में इसमें कोई भी इसकी जो पहल है उसमें इच्छुक अन्य देशों के लिए फ्रेमवर्क खुला रहेगा, वो भी बाद में आके इसमें शामिल हो सकते हैं। हालांकि चाइना तो इसमें शामिल होगा नहीं, क्योंकि वो उसके प्रतिरोध में खड़ा हुआ है, या इस संगठन ही उसी प्रतिरोध में बना हुआ है। अब ये जो इसमें जो भी एग्रीमेंट वगैरह होंगे, समझौता होंगे, वो ऐसे तो बाइंडिंग नहीं होंगी जो भी पहले की जाएंगी, लेकिन एक बार जब कोई देश शामिल हो जाएगा तो वो प्रतिबद्धताओं की उससे पालन करने की उम्मीद की जाएगी, ऐसी बात की जाती है। अब इसमें जो 4 स्तंभ हैं इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के, वो है एक जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था है, लचीली रिजिलियंट इकोनॉमी है, क्लीन इकोनॉमी है, निष्पक्ष इकोनॉमी है। कुल मिला के इस तरीके प्रावधान किए गए हैं ताकि सभी देशों को फायदा हो, सभी देशों में व्यापार वगैरह बेहतर तरीके से बढ़े, और सभी देशों में जो है डेवलपमेंटल गतिविधि वगैरह बढ़े, और जो भी चीज़ें डेवलपमेंट होता है उसमें क्लीन एनर्जी वगैरह को बढ़ावा दिया जाए। तो इस तरीके से बात की जाएगी। अगर इसके इंपॉर्टेंस वगैरह हमको देखना हो तो ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा, तो केवल मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया कि बेहतर भाई आर्थिक भागीदारी बेहतर होगी, नियम आधारित व्यवस्था बनेगी, क्योंकि चाइना की जो व्यवस्था है वो वहाँ पर तानाशाही आधारित है, तो उसके जो प्रतिरोध लोकतांत्रिक वाले देश हैं ये नियम आधारित अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है बाकी जो अंडरलाइन वाली, ये मेंस के लिए है। भारत का इसमें क्या इंटरेस्ट है, तो कॉमन इंटरेस्ट होगा भाई, भारत का भी अपना फायदा होगा, व्यापार बढ़े, हमें व्यापार वगैरह बढ़ने में भागीदारी होगी, भारत के इन देशों के साथ भी संबंध बढ़ाने के लिए भारत को एक मंच मिल जाएगा। तो इस तरीके अवसर भारत के लिए होंगे। चिंता की बात इसमें जो ये है, कुछ चिंता के बिंदु दिए गए हैं, जैसे कि डिजिटल अर्थव्यवस्था में नियमों का पालन करना शामिल है, जैसे कि डेटा फ्लो की बात की जाती है, और भारत को इसको लेके हमेशा से वो रहा है। जैसे कि भारत में जो भी डेटा कलेक्ट किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर उबर ने कोई डेटा कलेक्ट किया हुआ है, या जोमेटो ने कोई डेटा कलेक्ट किया हुआ है, या फेसबुक वॉलमार्ट के जो वॉलमार्ट बैग हमारे यहाँ पर फ्लिपकार्ट है उसने कोई डेटा कलेक्ट किया हुआ है, तो ये विदेशी देशों में ये मुक्त फ्लो की बात करते हैं ये वाले जो भी संगठन होते हैं पश्चिम वाले, ताकि वो डेटा आधारित बहुत सारा बिजनेस बन सके। तो भारत उसको लेके प्रतिरोध में हमेशा खड़ा रहा है, तो वो एक चिंता का विषय है। और कई बार क्या होता है कि जब यहाँ से कुछ चीज़ें निर्यात होती हैं तो इन लोग कठिन शर्तें लगा देते हैं हमारे देश की वस्तुओं पर, कि भाई हम ये सामान अगर आया है तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो वर्कर काम कर रहे हैं वो 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, उनको प्रॉपर छुट्टी वगैरह मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। तो इस तरीके आधार बना के कई बार ये रिजेक्ट कर देते हैं श्रम कानून वगैरह कठोरता से, या पर्यावरणीय मानदंड को कि ये जो उत्पादन हुआ है इसमें क्लीन एनर्जी या स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग होना चाहिए। तो ऐसे आधार बना के, तो ये थोड़ा सा चिंता के मुद्दे हैं। तो ये आर्टिकल इस तरीके से कवर हो जाता है। नीचे एक और इन्फॉर्मेशन है, ब्लू डॉट नेटवर्क और बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, ये इनिशिएटिव। तो इसमें क्या है कि जो मैंने बताया था कि आपको चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, तो इसके विपक्ष में जो है जो G7 कंट्रीज़ हैं उन्होंने ये ब्लू डॉट नेटवर्क 2019 में स्टार्ट किया था। हालांकि फिर ये ठंडे बस्ते में पड़ा रहा, और 2021 में इसको बोला गया कि बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, ये करके हम इनिशिएटिव स्टार्ट करेंगे। तो इसका उद्देश्य ये था कि ज़्यादातर दुनिया भर में जो डेवलपमेंट वगैरह परियोजनाएं चल रही हैं उनको हम लोन वगैरह मुहैया कराएंगे, तकनीकी सपोर्ट वगैरह देंगे, ताकि चाइना का एक प्रकार से प्रतिरोध में एक इस तरीके की व्यवस्था करी जा सके, ताकि चाइना का ज़्यादा तेज़ी से प्रसार ना हो। हालांकि हुआ ये कि फिर ये ज़्यादा कुछ काम में आया नहीं। 19 के बाद से क्या है, 20 में महामारी आ गई, तो ज़्यादातर देश जो है महामारी से लड़ने में निकल गए। उनको महामारी से लड़ने में वो अपनी समस्याओं में ही उलझे थे, ज़्यादातर जो डेवलप कंट्री हों या डेवलपिंग कंट्रीज़ हों, और चाइना ने उसका फ़ायदा उठाया और सप्लाई चेन का गलत तरीके से उपयोग किया। जिन भी देशों को या तो उसने वैक्सीन दी, या जिन भी देशों में सामान वगैरह जाता था, क्योंकि चाइना में ज़्यादातर चीज़ें प्रोडक्शन होती हैं, तो लोगों को समझ में आया कि नहीं भाई हमको फिर से ये इनिशिएटिव बनाना पड़ेगा। लेकिन फिर इसके बाद ही क्या हुआ कि ये डेवलप जो कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, फ्रांस, जर्मनी वगैरह, इनने बहुत सारा पैसा वगैरह अपने वहाँ पे खर्च करने के लिए दिया था लोगों के ऊपर, तो वो अब फिर इन्फ्लेशन की समस्या से पूरा वर्ल्ड जूझ रहा है। यही सब बातें इकोनॉमिक सर्वे में भी की गई हैं। अब जो है हम आगे बात करें, जैसे कि अमेरिका के लिए क्या महत्व है, या अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र पर उसके क्यों हित केंद्रित हैं, क्या मुद्दे हैं, ये सब मेंस की बात हो जाएगी। अब नेक्स्ट आर्टिकल हम अपना देखते हैं। देखिए ये वाली जो न्यूज़ है वो SCO से संबंधित है, यानी कि शंघाई सहयोग संगठन, इंग्लिश में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्या है, ये सेंट्रल एशिया में आने वाले देश हैं उनका एक संगठन है, चाइना लेड, या ये जो देश हैं चाइना की एक मतलब पहल थी एक प्रकार से हमें कह सकते हैं।
तो उसकी पहल में स्टार्ट हुआ था 2001 में ये संगठन बना था। इसके मेंबर की अगर हम बात करें तो शुरुआत में इसके 6 मेंबर थे, चाइना था और रसिया था, और बाकी तान तान वाले 5 मेंबर थे, यानी कि कजाकिस्तान था, उज्बेकिस्तान था, तजिकिस्तान था, किर्गिस्तान था। तो ये बाकी जो है मिला के 6 देशों का एक संगठन बना हुआ था। फिर भारत और पाकिस्तान भी इसमें शामिल हो गए 2017 में। कजाकिस्तान की राजधानी में जो समझौता जो इसका सम्मेलन हुआ था वहाँ पर भारत और पाकिस्तान को भी सम्मिलित कर लिया गया है। अब इसके अंदर में एक चीज़ होती है, एक पहल है रीजनल एंटी टेररिस्ट सिस्टम, यानी कि क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना। तो इसने भारत में इसकी अध्यक्षता करी। तो मैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भाई ये जो संगठन एससीओ का, इसका क्या महत्व है, क्या भारत के लिए हेल्पफुल भी है या नहीं है, या भारत इसमें केवल शामिल हो गया हो औपचारिकता के लिए। तो भारत के क्या हित जुड़े हुए हैं, ये संगठन की क्या रिलेवेंस है, ये सब चीज़ें मेंस के लिए काम की हो जाती हैं। थोड़ा बहुत जानकारी आपको यहाँ पर प्रॉपरली पॉइंट के बाद मिलेगी। हम लेकिन प्रीलिम्स पे ही इसको ध्यान में रखते हैं। इसके अगर हाँ कुछ और ऐसे देश हो जाते हैं कि वो भाई फुल टाइम मेंबर तो नहीं होते हैं, लेकिन जब भी मीटिंग होती है तो उनको बुला लिया जाता है, वो पर्यवेक्षक के तौर पे आ जाते हैं। तो उसमें अफगानिस्तान है, बेलारूस है, इस्लामिक गणराज्य ईरान और मंगोलिया शामिल है। हालांकि इसके मेंबर नहीं है। तो अब इसका अंतर ये होता है कि भाई जो प्रॉपर मेंबर हैं, तो जब वोटिंग होगी किसी मुद्दे को लेके तो वो वहाँ पर वोट वगैरह कर सकते हैं, लेकिन ये जो पर्यवेक्षक वाले होते हैं ये केवल बैठ के अपनी बातें रखेंगे, सुनेंगे, इस तरीके की चर्चा होती है। अब रेट्स करके जो एससीओ की जो कार्य संरचना है, इसमें काम की चीज़ें ये हैं कि भाई इसमें 6 तरीके की, ये 5 और ये हम बोल सकते हैं, और 6 तरीके की इसमें संगठन है। जैसे कि ये राज्यों की एक परिषद है, हेड ऑफ स्टेट काउंसिल है, दूसरा है कि हेड ऑफ गवर्नमेंट की एक काउंसिल है, 2 संगठन है परमानेंट, एक सचिवालय है एससीओ का, और दूसरा क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना। अब ऐसे ही पूछ लें कि भाई ये रेट्स जो है हाल ही में चर्चा कर रहा है क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना, तो ये किससे संबंधित है, फिर ऑर्गेनाइजेशन के नाम दे दे, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन वगैरह बन सकता है। और पॉसिबिलिटी काफ़ी है क्योंकि भारत इस साल इसकी अध्यक्षता भी कर रहा है। फिर ये एससीओ परिषद की बात की जाती है और एक इंटर बैंक कंसोर्टियम की बात की गई है। तो प्रीलिम्स के लिए यही इन्फॉर्मेशन थी काम की। फिर बाकी की चीज़ें जो है आप लोग आगे जो है मेंस के लिए जो अंडरलाइन वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो मेंस के लिए देख लेना। इसके बाद हाँ, जो ये एससीओ है ये तो 2001 में बना। रेट्स करके जो समझौता है रीजनल एंटी टेररिस्ट सिस्टम जो है, इसका उद्देश्य ये था कि भाई इस क्षेत्र में जो आतंकवाद वगैरह की गतिविधियाँ होती हैं, और चाइना का जो जिनजियांग वगैरह प्रांत है, मतलब ये पश्चिमी क्षेत्र में है, तो वहाँ पर भी क्या है मुस्लिम आतंकवाद और वो सब की घटनाएं वहाँ पर होती रहती हैं। और ये सेंट्रल एशिया में भी सब घटनाएं रहती हैं। और रसिया का भी एक ऐसे रीजन है चचन्या करके, वहाँ पर भी अशांति रहती है। तो यहाँ पर आतंकवाद से निपटारा वगैरह, तो उसके लिए ये काम, मतलब ये जो बॉडी है इसके अंदर बनाई गई है, इसका काम है भाई आतंकवाद को रोकना है, अलगाववाद को रोकना है, उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए एक समन्वय केंद्र की तरह काम करना। तो ये सब बातें की जाएंगी। फिर यहाँ पर कुछ और अगर हम काम की बात करें कि भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर यहाँ पर हम देखें भारत के लिए एससीओ के महत्व की बात करें, तो मध्य एशिया में जो प्रीलिम्स के लिए काम में जो इन्फॉर्मेशन आ सकती है कि मध्य एशिया में लोहे वगैरह है, कोयला है, तेल है, गैस है, यूरेनियम है, तो महत्वपूर्ण खनिज हैं। तो जब ये मीटिंग्स होती है तो भारत अपने पर्टिकुलर द्विपक्षीय संबंध जो है इन देशों से, तजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान, उनसे संवाद करता है। तो वहाँ से ये फ़ायदा हम उठा सकते हैं, यहाँ पर आर्थिक लाभ उठा सकते हैं। इसी तरीके से एक और तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, यानी कि ये तापी पाइपलाइन है जो कि यहाँ पर गैस को पहुँचाया जाना है, तो ये भी एक इसका हिस्सा है। इस तरीके से प्रीलिम्स के लिए काम की चीज़ें हो सकती हैं। चुनौतियाँ क्या है, ये सब मेंस की चीज़ हो गई। फिर तीसरा हमारा जो आर्टिकल है इसमें क्या है कि यहाँ पर अभी हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनने स्पीच दी थी कि भाई जापान और एशियान जो देश हैं, एशियन की मैंने अभी बात करी थी, आसियान एशियन, उसमें जो 10 देश शामिल हैं और भारत, उसके साथ साथ बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल भी भारत के इस क्षेत्र में विकास के लिए भारत के सबसे विश्वासपात्र और वैश्विक भागीदार हैं। तो इस तरीके का उद्देश्य ये भी है कि भाई यहाँ पर जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट के लिए, यहाँ पर सुरक्षा के लिए जो भी देश वहाँ पर जुड़े हुए हैं उन सबसे एक अच्छा संबंध बनाया जाए, उसको लेके ये बात करी गई होगी। तो यहाँ पर जो है मैप काम का है, तो आप लोग देख लीजिएगा कि कौन से राज्य की सीमा किस देश से लगती है। कुछ पहले हैं, जैसे कि पूर्वोत्तर के बारे में बात करें तो जब हम 7 सिस्टर की बात करते हैं, 7 राज्यों की, तो वहाँ पर त्रिपुरा है, बाजू में मिजोरम है, नीचे बाजू में बोलते हैं, फिर हमारे ऊपर मणिपुर और नागालैंड, और उसके ऊपर अरुणाचल प्रदेश, और बीच में फिर असम, और नीचे मेघालय। तो 7 जो ये देश हैं, 7 जो राज्य हैं हमारे, ये कहलाए जाते हैं 7 सिस्टर। और जब हम इसमें सिक्किम को भी शामिल कर लेते हैं तो हम इसको पूर्वोत्तर का क्षेत्र कह देते हैं, और इसके लिए प्रॉपर जो है मंत्रालय वगैरह भी बनाए गए हैं। तो यहाँ पर दिए गए हैं। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है भाई कि भाई वहाँ पर सिक्योरिटी का इशू रहता है, क्योंकि चाइना वहाँ पे दावा करता रहता है तवांग वगैरह में, चुम्बी वैली है जहाँ पर जाने के लिए बहुत ही सकरा क्षेत्र है पूरे नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने के लिए, इसलिए इम्पोर्टेंट है।
प्राकृतिक संसाधन भी है, और भाई हमारी भाई सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारी सॉवरेनिटी के लिए, संप्रभुता के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सब मुद्दे हैं, तो ये तो ज़्यादा काम के नहीं। एक चीज़ और है कि लुक ईस्ट एक्ट, और ये लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो लुक ईस्ट जो स्टार्ट हुई थी वो 1991 में नरसिम्हा राव जो जब प्रधानमंत्री थे तो उनकी लीडरशिप में स्टार्ट हुई थी। इसका उद्देश्य था कि भाई जो दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं, जो मैंने आप लोगों को एशियान की शुरुआत में बताए थे कि म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस है, वियतनाम है, ये जो देश हैं इनके साथ आर्थिक एकीकरण बढ़ाना है, इस नीति का उद्देश्य ये था। इसकी जगह 2014 में जब मोदी जी वाली गवर्नमेंट आई तो इन लोगों ने बोला कि हम एक्ट ईस्ट वाली पॉलिसी बनाएंगे, केवल मतलब कि उसमें कार्रवाई भी करेंगे। तो एक्ट ईस्ट एक पॉलिसी लेके आए। इसमें बोला है कि न केवल दक्षिण पूर्व एशिया बल्कि एशिया प्रशांत क्षेत्र के साथ इसको आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को एक प्रकार से हम इंटीग्रेटेड करेंगे। तो ये बातें जो है, और कई बार क्या होता है जैसे आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अब पर्सनैलिटी टेस्ट है और उसी दिन कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई, तो वो आपसे पूछेंगे नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी को लेके, जापान को लेके, जापान नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट कर रहा है तो उसके लिए क्या पॉलिसी है। तो वो फिर पूछेंगे, तो आपने बताया कि भाई एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में, तो फिर पूछेंगे कि भाई एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है लुक ईस्ट पॉलिसी से किस प्रकार से अलग है। तो इस तरीके से पर्सनैलिटी टेस्ट में भी इन्फॉर्मेशन पूछ ली जाती है। और यहाँ पर एक और चीज़ है जो प्रीलिम्स के लिए आ सकती है। यहाँ पर और भी बहुत सारे संगठन हैं जो बीच बीच में जब हम आएंगे तो प्रॉपर इसमें डिस्कस करेंगे। ये येलो कवर से मैंने कवर किया है, इस बॉक्स में है कि भारत, म्यांमार और थाईलैंड, इन तीनों देश को शामिल करके कलादान मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर ट्रांसपोर्टेशन परियोजना है एक, ये चलाया जा रहा है, या हिंदी में बोलते हैं त्रिपक्षीय राजमार्ग और कलादान बहुविध पारगमन परिवहन। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट है, इसको आप ऐसे याद रखिएगा। तो इसमें क्या है कि नॉर्थ ईस्ट को इन देशों का सहारा लेके हुए, म्यांमार और थाईलैंड का समुद्र जो हमारा वे ऑफ बंगाल है यहाँ पे, तो पश्चिम बंगाल से जो महत्वपूर्ण बंदरगाह है वहाँ से कनेक्टिविटी प्रॉपर बनाई जाएगी ताकि हम नॉर्थ ईस्ट में ये समुद्र के रास्ते से भी जा सकें और कनेक्टिविटी बना सकें। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। फिर बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रीलिम्स के लिए छोटे छोटे आर्टिकल हैं, तो हम इनको जल्दी से देख लेते हैं। अब देखिए, जो ज़्यादातर ये जो ब्रीफ में इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसमें जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, पहली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है कि भाई भारत और यूएई के बीच में, इंडिया और यूएई के बीच में एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता हुआ है। तो इसमें समझौते में देखने वाली बात हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए ये है कि यूएई जो है वो इंडिया का तीसरा बड़ा व्यापारिक साझेदार है, अमेरिका और चीन के बाद। तो ये काम की देखने पर बाकी इन्फॉर्मेशन, ये जो एग्रीमेंट हुआ है तो ये एक प्रकार का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसमें भारत को काफ़ी कम टैरिफ में जो है भारत अपना निर्यात वगैरह कर सकता है। तो इसकी वजह से भारत में व्यापार की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ने की ज़रूरत है। बाकी मेंस की काम की चीज़ें हैं तो आप इसको देख लेना। एक चीज़ और इसमें शामिल है उत्पत्ति के नियम, रूल्स ऑफ ओरिजिन। इसमें एक बात ये करी गई है इस एग्रीमेंट के अंदर में कि भाई कोई भी चीज़ अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होती है तो उसमें हमको ये देखना पड़ेगा कि दूसरे देश में कम से कम 40% से ज़्यादा वैल्यू एडिशन हुआ हो, तब हम ओरिजिन कंट्री का मानेंगे। ऐसा नहीं होगा कि मान लो यूएई से कुछ चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान ने वहाँ पे डायरेक्ट सस्ते में भेज दी, क्योंकि पाकिस्तान तो अभी कंगाली के हाल में चल रहा है, तो वहाँ पे यूएई में भेज दी। और पाकिस्तान वाले थोड़ी सी इस टाइप के लोग हैं कि वो भारत से भी चीज़ें जो डायरेक्टली ख़रीद सकते हैं तो यहाँ से नहीं खरीदते हैं, अपने ताम झाम में वो यूएई से ख़रीदते हैं। पहले यहाँ से भारत से यूएई चीज़ें जाती हैं, वहाँ पर ख़रीदते हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जो भी चीज़ किसी और देश से आई है तो उसमें कम से कम कोई भी चीज़ अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है 40% से ज़्यादा वैल्यू एडिशन उसमें होना चाहिए, तब हम उसको कंसीडर करेंगे। उससे कुछ इंपॉर्टेंट महत्व की बात की गई है, ये मेंस के लिए काम का है, इसको आप देख लेना। फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक और इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन है, भारत और जर्मनी ने स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 10.5 अरब डॉलर के हरित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो कि एक बड़ा एग्रीमेंट है, $10.5 का। तो इसमें देखें कि इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं। इसका उद्देश्य ये है कि भारत और जो जर्मनी है वो इस पहल को बढ़ावा देंगे और इसमें द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग बढ़ाना है। मतलब बहुत सारे ऐसे देश हैं, मान के चलो छोटे छोटे देश हैं, अफ्रीका के मान के चलो कोई देश है वहाँ पर छोटे छोटे, और वहाँ हम सोलर एनर्जी को प्रमोट कर सकते हैं। तो इंडिया और चाइना जो फंड वगैरह देंगे तो वहाँ पर हम इस तरीके से सहयोग कर सकते हैं, या कोई और देश को भी शामिल करके त्रिपक्षीय कोई एग्रीमेंट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाना है, विंड एनर्जी को बढ़ाना है, तो इस तरीके के लिए, या लिथियम आयन बैटरी से संबंधित कुछ रिसर्च परियोजना चलानी है। तो इस तरीके से वो द्विपक्षीय सहयोग भी कर सकते हैं, त्रिपक्षीय सहयोग भी कर सकते हैं और बहुपक्षीय सहयोग भी कर सकते हैं। और ये कब हुआ है कि ग्लासगो में हाल ही में जो COP26 सम्मेलन हुआ था, तो उसी के साइड बाई साइड लाइन में इन लोगों ने अपने जलवायु के लिए टारगेट भी घोषित किए हैं, भारत ने और जर्मनी ने, और इन लोगों ने इस पहल की भी घोषणा करी है। इसके बाद हमको देखने वाली बात यहाँ पर ये हो जाएगा,
जो टारगेट्स वगैरह जो यहाँ पर घोषित किए गए हैं, ग्लासगो में क्या समिट हुआ है, वो हम एनवायरनमेंट में आएगा तो हम एनवायरनमेंट वाले सेगमेंट में देखेंगे। जर्मनी जो देखना है हमको कि ये कौन कौन से देशों से लगता है, तो जर्मनी अगर आप ऊपर देखेंगे नॉर्डिक कंट्री में जो डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड वगैरह है, तो वहाँ डेनमार्क से टच करता है, फिर नीदरलैंड्स, बेल्जियम से टच करता है। छोटा सा एक और देश दिख रहा है आपको फ्रांस और बेल्जियम के बीच में, ये लग्जमबर्ग कहला जाएगा, तो वहाँ से टच करता है, इसकी बाउंड्री लगती है, फ्रांस से बाउंड्री लगती है। और फिर नीचे जो है ऑस्ट्रिया से बाउंड्री लगती है, चेक रिपब्लिक से बाउंड्री लगती है, पोलैंड से बाउंड्री लगती है, और एक देश जो मैंने ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच में छोड़ दिया है, स्विट्जरलैंड से इसकी बाउंड्री लगती है। तो ये हमको ध्यान में रखने वाली बात करने देखना है। अब इसके बाद जो एक और चीज़ आ गई है यहाँ पर कि वॉन चैलेंज के तहत वन परिदृश्य को बहाल करने के सहयोग को बढ़ाया जाएगा। तो कभी अगर न्यूज़ में आ जाता है कि वॉन चैलेंज किससे संबंधित है, तो वन को बढ़ाने से संबंधित जो है फॉरेस्टीकरण को बढ़ावा देना है, वनीकरण को बढ़ावा देना, उससे संबंधित बात हो गई। कुछ और अन्य पहलों की बात करें तो ग्रीन अर्बन मोबिलिटी पर भारत जर्मनी साझेदारी और नीति आयोग BMZ डायलॉग, ये दोनों किससे संबंधित हैं, तो ये इसी के हिस्से आ जाएंगे, इंडिया और जर्मनी के सहयोग के हिस्से हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो भारत नॉर्डिक द्वितीय शिखर सम्मेलन हुआ है, जो डेनमार्क है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड है। जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया कि जर्मनी के ऊपर वाले जो देश हैं ये काफ़ी इनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में काफ़ी उच्च स्थान पर रखते हैं, पर कैपिटा इनकम वगैरह भी इनकी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी अच्छी हेल्थ और स्वास्थ्य की फैसिलिटीज़ हैं इन देशों में। तो इनके बीच में भारत और यहाँ पर इनके पास टेक्नोलॉजीज़ भी अच्छी हैं, क्योंकि ये यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के प्रति काफ़ी सुवेद रहते हैं। तो ये नई नई टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी अच्छा काम करते हैं, ब्लू इकोनॉमी में बहुत अच्छा काम करते हैं। तो भारत इनके साथ सहयोग करता रहता है और दुनिया भर में और भी देश अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। तो हाल ही में भारत और नॉर्डिक देशों का द्वितीय जो भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन है वो कोपेनहेगन में हुआ है। पहला सम्मेलन 2018 में हुआ था और इसका उद्देश्य वही रहेगा कि भाई क्लीन एनर्जी है या जो भी ऐसे अर्थव्यवस्था है जैसे कि ब्लू इकोनॉमी है, नीली अर्थव्यवस्था है, तो इन चीज़ों को बढ़ावा दिया जाए। जैसे देखिए यहाँ पर आ गया ब्लू नीली अर्थव्यवस्था, यहाँ पर जो जैसे फिश पालन वगैरह है जो है या समुद्र से संबंधित कुछ और भी चीज़ों का हम लाभ उठा सकते हैं, तो उनको क्लीनली या इस तरीके से उपयोग किया जाए कि हम उसको सतत तरीके से उपयोग कर लें। लास्ट ईयर क्वेश्चन आ गया था कि ब्लू कार्बन का मतलब क्या है, तो इस तरीके से आप उसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास भारत और डेनमार्क हरित रणनीतिक साझेदारी और मजबूत बनाएंगे कि ये जो फिनलैंड कंट्री में इन्हीं में जो डेनमार्क आ गया, तो ग्रीन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है वो इंडिया और डेनमार्क के बीच में। तो हाल ही में पूछ सकते हैं आपसे कि ग्रीन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप जो है वो भारत ने किस देश के साथ साइन करी है, जापान के साथ करी है, साउथ कोरिया के साथ की है, US के साथ की है, डेनमार्क के साथ की है, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, किसी भी देश के साथ। 4-5 ऑप्शन दे दिए, फिर आपको बताना रहे कि इस देश के साथ शामिल की गई है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात की गई है कि भाई ये एक 5 वर्षीय कार्य योजना है और इसमें जो है ग्रीन हाइड्रोजन है, नवीकरणीय ऊर्जा है, चक्रीय अर्थव्यवस्था है, साइक्लिक अर्थव्यवस्था, यानी कि संसाधनों का हम बार बार से उपयोग करें वो आ जाता है चक्रीय अर्थव्यवस्था में। रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में आप जानते होंगे, मैं अपेक्षा करता हूँ। और ग्रीन हाइड्रोजन कि मतलब हाइड्रोजन हम ऐसे चीज़ों से विकसित करें जिसके लिए ऊर्जा के लिए हमको जो पारंपरिक ईंधन का उपयोग ना करना पड़ेगा, जैसे कि हम हाइड्रोजन बनाने के लिए सनलाइट का उपयोग करते हैं, सोलर एनर्जी का उपयोग करते हैं, तो वो ग्रीन हाइड्रोजन वगैरह में आ जाएगा। और जल प्रबंधन वगैरह की जो मेथड है, इस सब को लेके ये ग्रीन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप हुई है। तो कुल मिला के ये जो पार्टनरशिप है इस सब के ये अंग हो जाएंगे। कुछ और बातें हैं जैसे इंडिया ग्रीन फाइनेंसिंग इनिशिएटिव जो है ये इसी के अंदर आ जाएगा। और एक है ICARS यानी कि इंटरनेशनल सेंटर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो अगर ये पूछते हैं कि ये किसका हिस्सा है, तो ग्रीन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप का हिस्सा है। और इसमें इसका मुद्दा क्या है, तो देखिए जो हमारी जैसे जो बैक्टीरिया होते हैं उसके लिए हम एंटीबायोटिक मेडिसिन का उपयोग करते हैं, लेकिन क्या होता है कि बैक्टीरिया एक लंबे समय तक जब हम एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स नहीं करते हैं, और अक्सर हमारे इंडिया में ऐसा होता है और ज़्यादातर और भी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पर लोग डॉक्टर्स की सलाह न लेके प्रॉपरली मेडिकल से दवाई लाई, उपयोग कर ली, फिर बाद में वो लेते रहे तो वो दवाई इफेक्टिव नहीं हो पाती। तो होता ये है कि वहाँ पर एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। तो इसको रोकने के लिए कुछ पहल है, उसकी बात की गई है। वन हेल्थ का मतलब है कि भाई कोई भी महामारी वगैरह आती है, जैसे कि कोविड की महामारी आ गई तो पूरी दुनिया को प्रभावित करती है, तो हमें वन हेल्थ के कॉन्सेप्ट पे काम करें, तो ये भी इस पहल का हिस्सा है। और ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप वो भी इस पहल का एक हिस्सा हो जाएगा। आगे कुछ और बात करें, 2 और इन्फॉर्मेशन जो काम की हैं वो है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन समीक्षा मंच जो है, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल जो असेंबली है इसके तत्वाधान में आयोजित किया गया था और भारत ने भी इसमें हिस्सा लिया है। IMRF ये जो है अब इसका जो है 2022 से आरंभ हुआ है ये, और प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजन किया जाएगा। अब इसके लिए प्रॉपर कोई हेडक्वार्टर है या कौन सी कोई एग्रीमेंट है, ये सब नहीं है। जो इंटरनेशनल माइग्रेशन होता है
प्रवासन होता है उससे संबंधित ये जानकारी है। तो बस हमको ये ध्यान में रखना है, आने वाले टाइम पे हो सकता है डेवलपमेंटल फेज़ में कुछ इसके लिए प्रॉपर हेडक्वार्टर वगैरह बनाया जाए या कोई एग्रीमेंट वगैरह किया जाए। हालांकि वो सब अभी और भी बहुत सारी पहले हैं, तो जब वो आएंगी इससे संबंधित प्रवासन संबंधित कोई आर्टिकल न्यूज़ हमको मिलेगा तब हम वहाँ पर कवर करेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर हो जाती है कवर। फिर इसके बाद एक और जो है इंटरनेट के भविष्य पर वैश्विक घोषणा, या इंग्लिश में बोलेंगे ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर ऑन इंटरनेट। इसको लेके क्या है, देशों ने एक सहमति व्यक्त की है, लेकिन भारत जो है इसमें शामिल नहीं हुआ है और भारत के साथ चीन और रूस भी इसमें शामिल नहीं हुए। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कुल मिला के ये जो पहले स्टार्ट की गई है इसका उद्देश्य ये है कि दुनिया भर में तमाम देश हैं या देशों के क्षेत्र हैं वहाँ पर इंटरनेट की पहुँच जो है बड़ी आसानी से हो, सुलभ हो, बार बार रोक पैन वगैरह ना लगाई जाए। और भी इस तरीके की इन्फॉर्मेशन इसमें आर्टिकल में दी गई है जो हमारे लिए समझने लायक वैसे। तो यहाँ पर है भारत अब इसमें शामिल क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि भारत जो है एक रिपोर्ट वगैरह आती है यहाँ पर नीचे जिक्र किया गया है जिसका कि द रिटर्न ऑफ डिजिटल अथॉरिटेरिज्म। तो ये वाली जो इन्फॉर्मेशन कुल मिला के ये है कि इंटरनेट को बार बार बंद कर दिया जाता है, जम्मू कश्मीर है या धारा 144 लगा के या कहीं पर भी बंद हो गया दंगे के आधार पे। तो इसको भारत में सबसे शीर्ष में रखा है और भारत ने इस पर आपत्ति दर्ज करी है। अब हमको क्या है, कभी प्री मेंस में लिखना होगा तो मेंस में आप इस रिपोर्ट का जिक्र ना करके आप ये जिक्र करें कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को क्रिटिसाइज़ किया, तो आप वो वाला यूज़ करें, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि गवर्नमेंट इसको कंसीडर नहीं करती है और अल्टीमेटली हमको गवर्नमेंट के लिए काम करना होता है। तो हमको वो पॉइंट ऑफ व्यू रखना पड़ता है जो हमारे यहाँ पर लीगल सिस्टम अडॉप्ट करता है। कई बार क्या होता है, नहीं तो फिर आपसे वो पर्सनैलिटी टेस्ट में पूछ लेते हैं। जैसे हाल ही में अडानी वाला मुद्दा न्यूज़ में चल रहा, आपसे उनने पूछ लिया एग्ज़ाम में जब आप पर्सनैलिटी टेस्ट अगर अभी देने जा रहे हैं कि किसी से पूछा कि भाई ये हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है वो भारत के ऊपर हमला है, क्या आपको लगता है कि ये भारत के ऊपर हमला है या नहीं है। तो अब आप जैसा भी बताएंगे तो उससे आपकी आइडियोलॉजी विचारधारा या आपको पॉइंट वगैरह देने होंगे। तो इसका तरीका ये होता है कि भाई हम पहले से ही अपनी एक प्रॉपर राय बना के रखते हैं जो कि हमारे नेशन के इंटरेस्ट के अनुकूल होती है। हालांकि उसमें मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसमें आपकी क्या राय होना चाहिए, अडानी के मामले में नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो आपसे पर्सनैलिटी टेस्ट में भी क्या होता है, इसलिए आपको पहले से पढ़ के रखना चाहिए। क्योंकि जब आप पर्सनैलिटी टेस्ट देने जा रहे हैं, अब 2 साल पहले कोई चीज़ स्टार्ट हुई थी, उसी पर कोई न्यूज़ आ गई, अब सामने वाले के दिमाग में है जो इंटरव्यू ले रहा है, तो उसने पूछ लिया आपसे। अगर आपने प्रॉपर पहले से तैयार की है तो आपको समस्या नहीं होगी और आप परेशान नहीं होंगे। इसके बाद साइबर सिक्योरिटी पे एक और कन्वेंशन है, बुडापेस्ट कन्वेंशन जो है, बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम 2001 में। भारत ने इस पर भी हस्ताक्षर नहीं किए हैं, क्योंकि ये है क्या है, फिर बाद में ये रोक लगाती है कि भारत को जो है जो अपने कानून वगैरह बनाने होंगे इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वगैरह बनाने होंगे साइबर अपराध या इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से संबंधित, तो भारत ने इस पर भी हस्ताक्षर नहीं किए। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी वो करंट अफेयर्स आईआर के सेगमेंट की इन्फॉर्मेशन थी। हमारे जो वीडियोस होंगे वो मैं आपको आईआर, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट जितने भी हमारे सेगमेंट हैं उन सब की मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो आप उससे इस तरीके से उसका लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू।